सोनपुर नाम के एक गांव में मिंटू अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता एक गरीब किसान थे। वह खेत की एक छोटी सी जमीन पर फसल उगाकर उसी से अपना घर चलाया करते थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे, इसलिए कभी-कभी उन्हें कुछ दिन सादा भात खाकर भी काम चलाना पड़ता था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। बेटा, खाने में तो बस आज यह सादा भात बना है। कुछ दिनों से सब्जियां बेचकर तेरे पिताजी की अच्छी कमाई नहीं हो रही, इसलिए घर में खाने को और कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ, तुम मुझे सादा भात ही दे दो। मिंटू देखता है कि पतीले के सारे चावल उसकी माँ उसकी थाली में डाल रही है। उन्होंने अपने खाने के लिए थोड़े से भी चावल नहीं बचाए, तो वह समझ गया कि घर में खाने के लिए सिर्फ इतने ही चावल है। अरे मुझे इतने सारे चावल मत दो माँ, मुझे इतनी भूख नहीं लगी है। तुम मुझे इसमें से आधे चावल ही दो, वरना फिर मेरा पेट दर्द करेगा। अरे लेकिन अभी तो तू कह रहा था तुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तो फिर अब क्या हो गया? हाँ, तो इतनी ही भूख लगी है कि इसमें से आधे चावल खा पाऊं। इतने सारे चावल मैं नहीं खा पाऊंगा। इसमें से आधे चावल तुम खा लो, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है। मिंटू बहाना बनाकर अपनी माँ को भी आधे चावल खिला देता है, लेकिन इतने से चावलों से उन दोनों का ही पेट नहीं भरता। तभी घर के बाहर मिंटू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने आते हैं। अरे पप्पू, अरे जल्दी से बाहर निकल, चल नदी के किनारे खेलने चलते हैं दोस्त। माँ, मेरे दोस्त आ गए हैं, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। ठीक है माँ। मिंटू अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है। तभी खेलते खेलते वह सभी बच्चे बहुत थक जाते हैं। यार, मुझसे तो अब और नहीं खेला जा रहा, मैं तो बहुत थक गया हूँ। मेरा मन कर रहा है कि घर चला जाऊं। हाँ, मेरा भी मन घर जाने को कर रहा है। चलो सब घर चलते हैं। नहीं यार, अभी मैं इतना थक चुका हूं कि चल नहीं सकता। मैं यहाँ थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ, उसके बाद घर जाऊंगा। तो फिर तू यहाँ पर बैठकर आराम कर, हम दोनों घर जाते हैं। ठीक है। मिंटू वहीं पर लीची के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। इस पेड़ के ऊपर कितनी सारी स्वादिष्ट लीची लगी हुई हैं, लेकिन यह पेड़ तो बहुत ऊंचा है। मैं चाहकर भी इस पेड़ से इन लीची को नहीं तोड़ सकता। आज दिन में मैंने बस थोड़ा सा भात खाया था, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। कितना अच्छा होता अगर यह लीची मुझे अपनी कुछ लीची खाने के लिए दे देता। मिंटू के इतना कहते ही पेड़ से कुछ लीचियां टूटकर मिंटू के पास आकर गिरती है, तो वह हैरान रह जाता है। अरे वाह, मैंने इस पेड़ से लीचियां मांगी तो उसने तुरंत ही लीचियां खाने को दे दी। एक बार और कोशिश करता हूं। लीची के पेड़, मैं तो इन लीची को खाकर अपना पेट भर लूंगा, लेकिन मेरे घर पर मां और पिताजी भूखे हैं। क्या तुम उनके लिए मुझे कुछ लीचियां दे सकते हो? मिंटू के इतना कहते ही टोकरी के अंदर रखी हुई बहुत सारी लीचियां उसके सामने आ जाती है। इसका मतलब यह मेरा भ्रम नहीं है, यह लीची का पेड़ सचमुच में कोई जादुई पेड़ है। तुमने ठीक पहचाना मिंटू, मैं जादुई लीची का पेड़ हूँ। जो भी नेक दिल इंसान मेरे पास आकर मुझसे कोई भी मदद मांगता है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। तुम मेरी एक और मदद कर सकते हो। हाँ हाँ कहो, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? कुछ दिनों से मेरे पिताजी का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। हमारा एक छोटा सा खेत है। पिताजी उसी खेत में उगी सब्जियां बाजार में बेचते हैं, लेकिन कुछ दिनों से हमारे खेत में सब्जियां ठीक से उग नहीं रही हैं, जिस वजह से घर में पैसों की बहुत परेशानी हो गई है। क्या तुम अपने जादू से हमारे खेत की फसल ठीक कर सकते हो? हमारे खेत में बहुत अच्छी फसल उगे, ऐसा करो ताकि हमारे घर में पैसों की परेशानी खत्म हो जाए। ठीक है मिंटू, तुम आज रात अपने खेत में जाकर खुद पानी देना। कल सुबह तक तुम्हारे खेत की फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी। ठीक है जादुई लीची के पेड़, मैं ऐसा ही करूंगा। अब अंधेरा होने वाला है, मुझे अपने घर जाना होगा, वरना मेरी माँ चिंता करेंगी। मिंटू अपने घर आकर अपनी माँ को जादुई लीची के पेड़ के बारे में सारी बात बताता है। अच्छा, यह सब कहानियां बनाने कहाँ से सीखी तूने? मुझे अच्छी तरह पता है। घर आने में तुझे देरी हो गई और मैं
तुझे डांटू न इसलिए मुझे यह कहानी बनाकर सुना रहा है। दिन पर दिन बहुत चालाक होता जा रहा है तू। मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने जादुई लीची के पेड़ से पर हमारा खेत ठीक करने के लिए कहा, तो उसने मुझसे कहा है कि मुझे आज रात खेत में पानी देना होगा, तो सुबह तक हमारा खेत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं डांट रही तुझे। अब यह कहानी सुनाना बंद कर, यह लीची खा और सो हो जा। तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रही? और मैं अभी नहीं सोऊंगा, अभी तो मुझे खेत को पानी देकर आना है, उसके बाद ही मैं घर पर आकर सोऊंगा। इतना कहकर मिंटू अपने खेतों को पानी देने चला जाता है। खेत को पानी देकर वह वापस अपने घर आकर सो जाता है। आज इसे क्या हो गया जो इतनी रात को खेत में पानी देकर आया है? आज खेलकर देर से घर आया था, तो मुझे कह रहा था कि वहाँ पर मुझे जादुई लीची का पेड़ मिला, जिसने मुझे कहा कि अगर मैं अपने खेतों में आज रात को पानी दूंगा तो सुबह तक हमारा खेत बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने कम से कम ये खेतों में पानी डालने तो गया। सभी लोग सो जाते हैं। मिंटू सुबह उठते ही चप्पल पहनकर खेत में जाने लगता है। तभी उसकी माँ उसे टोकते हुए कहती है, अरे ओ साहब जी, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? कम से कम अपना मुंह तो धो लो। नहीं माँ, मैं बाद में अपना मुंह धो लूंगा, पहले मैं अपने खेत को जाकर देखूंगा। यह लड़का भी ना। मिंटू जल्दी से भागा भागा अपने खेत को जाकर देखता है, तो सचमुच उसका खेत ताजा सब्जियों से हरा भरा हुआ रहता है। वह अपने खेत को इस तरह देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह दौड़ता हुआ जल्द से अपने घर वापस आता है। माँ, पिताजी जल्दी से खेत में चलिए, हमारा खेत ठीक हो गया, हमारे खेत में बहुत सारी सब्जियां हो गई हैं। क्या ये तू हमसे कोई मजाक तो नहीं कर रहा ना मिंटू? नहीं पिताजी, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलकर देखिए। इस बार मिंटू के माता पिता उसकी बात मानकर उसके साथ खेत की ओर जाते हैं। जब वह अपने हरे भरे खेत को देखते हैं तो उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अनीता, हमारा खेत तो सचमुच बिल्कुल हरा भरा हो गया। हाँ जी, इसका मतलब कल रात को ये बिल्कुल सच कह रहा था। हाँ माँ, उस जादुई लीची के पेड़ ने तो कमाल कर दिया। मैं आज इन ताजा सब्जियों में से जादुई लीची के पेड़ के लिए अच्छी सी सब्जी बनाऊंगी। तू उसके लिए मेरे हाथ की बनी रोटी सब्जी लेकर जाना और कहना तुमने हमारी मदद की, इसलिए माँ ने तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाकर भेजी है। ठीक है माँ, मैं ले जाऊंगा। मिंटू के पिताजी खेत से सब्जियां तोड़कर बाजार में सब्जियां बेचने चले जाते हैं और मिंटू की माँ जादुई लीची के पेड़ के लिए सब्जी और रोटी बनाकर तैयार करती है। मिंटू उन्हें लेकर जादुई लीची के पेड़ के पास जाता है। जादुई लीची के पेड़, मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। तुमने कल कहा था ना कि अपने खेत को जाकर पानी देना, तो सुबह तक तुम्हारा खेत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, तुम्हारे जादू से अब हमारा खेत बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात है चिंटू, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये सब तो तुम्हारी ही मदद से हुआ है। तुम्हें पता है, आज मेरी माँ ने तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बनाकर भेजी है। उन्होंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए खाना बनाया है, तुम इसे खाओगे ना? मिंटू की यह बात सुनकर जादुई लीची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तुम रो मत। नहीं मिंटू, दरअसल तुम्हारी माँ ने मेरे लिए खाना बनाकर भेजा, इसीलिए मैं भावुक हो गया। आज तक मैंने न जाने कितने जरूरतमंद लोगों की मदद की, लेकिन उनमें से कोई भी कभी मेरा धन्यवाद करने के लिए नहीं आया। मगर तुम्हारी माँ ने मेरे लिए अपने हाथों से खाना बनाकर भेजा। उनका इतना प्यार देखकर मेरी आंखें भर आई हैं। तुम्हें पता है, जब मैं जादुई फलों की दुनिया में रहता था, तब मेरी माँ भी मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पृथ्वी लोक पर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भेज दिया गया। उस दिन के बाद से मैंने कभी इस तरह से खाना नहीं खाया। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए खाना बनाकर जो भेजा है, मुझे अपनी माँ की याद दिलाई है। इससे मुझे मेरी माँ की याद आ गई है। मुझे तुम्हारी यह बात सुनकर बहुत दुख हो रहा है। तो तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? तुम्हारा तो यहाँ पर मन भी नहीं लगता होगा ना? हाँ मिंटू,
मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा परिवार हो। तो फिर तुम हमारे साथ मेरे घर चलो, वहां मैं हर रोज तुम्हारे साथ खेलूंगा और माँ अपने हाथों से खाना बनाकर रोज तुम्हें खिलाएंगे। फिर तुम्हें कभी किसी की कमी महसूस नहीं होगी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन मैं तुम्हें अपने घर लेकर कैसे जाऊं? तुम तो बहुत बड़े हो। मैं अपने जादू से अपने आकार को छोटा कर लेता हूँ। फिर तुम घर में पहुंचकर मुझे मिट्टी में बो देना और मुझ में पानी डाल देना। मैं फिर से बड़ा हो जाऊंगा। उसी समय जादुई लीची का पेड़ अपने जादू से बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो चिंटू उसे अपने हाथ में उठाकर अपने घर ले जाता है। वह उसे अपने आंगन में बोकर उसमें ताजा पानी डालता है। तो जादुई लीची का पेड़ फिर से उतना ही बड़ा हो जाता है। उनके आंगन में पहुंचकर जादुई लीची का पेड़ उनके टूटे फूटे पुराने घर को बिल्कुल नया बना देता है। अब वह सभी मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। मंगतराम एक गरीब आदमी था। वह जमींदार जी के यहाँ नौकर का काम किया करता था। जमींदार साहब बहुत ही बुरे इंसान थे। वे अपने घर में काम करने वाले नौकरों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे। मंगतराम, अभी तक खेत का काम पूरा हुआ या नहीं? मैंने खेत का सारा काम पूरा कर दिया है जमींदार साहब, इसलिए बस अब खाना खाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं, पहले तू जाकर सारा सामान मंडी में पहुंचा कर आ, उसके बाद आकर खाना खाना। लेकिन मालिक, मंडी में सामान पहुंचाने का काम तो रघु का है। हाँ, लेकिन आज उसे मैंने किसी और काम के लिए भेजा है। ठीक है मालिक, मैं मंडी में सामान पहुंचा दूंगा, लेकिन पहले मुझे खाना खा लेने दीजिए। बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैंने तुझसे एक बार कहा ना कि जब तक मंडी में सामान नहीं पहुंच जाएगा तब तक तू खाना नहीं खाएगा। लगता है तुझे एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती। इतना कहकर जमींदार साहब मंगतराम के खाने को उठाकर फेंक देते हैं। मुझे ऐसे क्या देख रहा है? जा, वरना आज तेरी पूरे दिन की दिहाड़ी काट लूंगा। बेचारा मंगतराम अपने मुंह को लटकाए हुए भूखा प्यासा ही वहां से चला जाता है। मंडी में जाकर वह गाड़ी में से भारी सामान के कट्टों को उतारने लगता है। तभी कुछ कट्टे उतारने के बाद कमजोरी से वह बेहोश होकर गिर जाता है। अरे भाई, ये क्या हो गया? कोई पानी लेकर आओ। आसपास के लोग मंगतराम के चेहरे पर पानी छिड़ककर उसे उठाते हैं। अरे भाई, क्या हो गया था? तुमने ठीक से खाना वाना नहीं खाया था क्या? आसपास के लोग मंगतराम की मदद करने के लिए सामान की बोरियां उतार कर रख देते हैं और मंगतराम को जमींदार साहब के यहाँ छोड़कर आते हैं। अपने नौकरों का जरा ध्यान रखा करो जमींदार साहब। वो तो अच्छा हुआ कि हमारे सामने बेहोश हुआ। अगर कहीं रास्ते में गाड़ी चलाते हुए इसे चक्कर आ गए होते ना, तो ना जाने क्या हादसा हो जाता। जमींदार को यह सब कहकर वह आदमी वहां से चले जाते हैं, जिसे सुनकर जमींदार साहब आग बबूला हो जाते हैं। मालिक, मुझे मेरी आज की दिहाड़ी दे दीजिए, घर पर आटा और दाल लेकर जाना है। कोई दिहाड़ी नहीं मिलेगी तुझे। पूरे बाजार में मुझे बदनाम करवा दिया कि जमींदार अपने नौकरों से जानवरों की तरह काम करवाता है, इसीलिए उसके नौकर बीच बाजार में बेहोश होकर गिर जा रहे हैं। जा, आज तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं पहले ही बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मंगतराम जमींदार साहब के सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन जमींदार साहब उसे बिना पैसे दिए ही घर से बाहर निकाल देते हैं। मंगतराम बेचारा मुंह लटकाए अपने घर जाता है। अरे, आ गए आप? हाँ, आ गया शांति। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। इन्हें पानी बाद में देना, पहले आप मुझे दिहाड़ी के पैसे दीजिए, मुझे कुछ सामान लेकर आना है। बहू, पहले इन्हें 2 घड़ी चैन की सांस तो ले लेने दे। ए बुढ़िया, तू जाकर रसोई में खाना बना, लाओ जल्दी दिहाड़ी के पैसे। आज जमींदार साहब ने मुझे कोई दिहाड़ी नहीं दी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है बहू। क्या कहा? आज तुझे दिहाड़ी नहीं मिली? मुझसे पैसे छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है बुढ़े। आने दे, मनीष जी को बताती हूँ उन्हें। मंगतराम के बहू बेटे बड़े ही बेकार थे। वे मंगतराम से उसके सारे कमाए हुए पैसे छीन लेते थे और शांति से घर का सारा काम करवाते थे। मंगतराम और उसकी पत्नी अब अपने बहू बेटे से बहुत ही तंग आ गए थे।
शाम होते ही मंगतराम का बेटा घर आया तो उसकी बीवी ने उसे उसके पिता के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। रात को सब लोग जैसे ही खाने के लिए बैठे, बहू, तूने मुझे और शांति को खाने की प्लेट क्यों नहीं दी? क्योंकि आज घर में आप दोनों के लिए कोई खाना नहीं बना है। ये तुम क्या कह रही हो बहू? मैंने अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाया था। लेकिन अब वो खाना आप दोनों को नहीं मिलेगा। इन्होंने जानबूझकर आज अपनी दिहाड़ी के पैसे मुझे नहीं दिए। अगर आज मैंने तुम दोनों को खाना दे दिया तो तुम तो मेरे सर पर ही चढ़कर बैठ जाओगे। आज के बाद याद रखना, अगर फिर से ऐसी चालाकी की तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। ये तू क्या कह रही है बहू? और तू इसकी बातें चुपचाप बैठा हुआ सुन रहा है। यह तेरे माँ बाप से इस तरह व्यवहार कर रही है और तू इसे कुछ कहता क्यों नहीं? वो जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। ये घर मेरा है और अगर आप दोनों को इस घर में रहना है तो मुझे पैसे कमा कर देने होंगे, वरना आप लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं। अपने बहू बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दोनों चुपचाप वहां से उठकर बाहर आंगन में सोने चले जाते हैं। कुछ दिन बाद अचानक मंगतराम की तबीयत खराब हो जाती है तो वह जमींदार साहब के यहाँ काम पर नहीं जा पाता। तब उसके बहू बेटे पैसे ना मिलने के कारण उन दोनों को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। यह तू क्या कह रहा है बेटा? जिस माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज तुम अपने माँ बाप को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रहे हो। कुछ और नहीं तो कम से कम तुम अपने पिता की तबीयत के बारे में तो सोचो। उन्हें ऐसी हालत में मैं लेकर भला कहाँ जाऊंगी? वो सब हम कुछ नहीं जानते। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। मंगतराम की ऐसी हालत देखकर भी उन दोनों को उन पर कोई तरस नहीं आता। मंगतराम और शांति अपना सामान उठाए दर बदर भटकते रहते हैं। तब उन्हें रास्ते से कुछ दूरी पर एक जंगल दिखाई देता है। सुनिए जी, हम इस जंगल के किनारे अपनी एक झोपड़ी बना लेते हैं। कम से कम हमारे पास रहने के लिए कोई जगह तो हो जाएगी। मंगतराम और शांति जंगल से कुछ घास फूस और लकड़ियों को इकट्ठा करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। सुनिए जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए। तब तक मैं जंगल से कुछ फल खाने के लिए लेकर आती हूँ। शांति जंगल में जाकर कुछ फल तोड़कर ले आती है और अपने पति को खिला देती है। अब जब भी वह जंगल में फल तोड़ने जाती तो जंगल में उसे एक कोयल का गीत सुनाई देता। उसके गीत को सुनकर शांति का मन बड़ा ही आनंदित हो जाता। ये कोयल कितना मधुर गाती है। काश यह मेरे साथ मेरी झोपड़ी में चलती। शांति के इतना कहते ही वह कोयल उसके पीछे पीछे चलने लगती है। शांति जैसे ही अपनी झोपड़ी में पहुंचती है, वैसे ही वह कोयल उसके आंगन में बैठकर अपना मधुर गीत गुनगुनाने लगती है। अरे कोयल का गीत सुना आपने? मैं जब भी जंगल में फल लेने जाती हूँ तो इस कोयल का गीत सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने ऐसे ही कहा कि काश यह कोयल मेरे साथ मेरी झोपड़ी तक चलती। और देखिए, यह तो सच में मेरे साथ साथ आ गई। काश जैसे तुम्हारी यह इच्छा पूरी हो गई, वैसे ही हमारी हर इच्छा पूरी हो जाती। इतनी मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से हमने वह घर बनाया था और बच्चों ने एक ही पल में हमें उस घर से निकाल दिया। आज बुढ़ापे में हमें इस झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। उसके आंगन में बैठी हुई कोयल उनकी सारी बातें सुन रही थी, इसलिए उनकी बातें सुनकर वह भी बहुत परेशान हो गई। ये दोनों तो बहुत ही परेशान हैं। मुझे कुछ ना कुछ करके इनकी मदद करनी चाहिए। अंगूर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो सुरीली कोयल, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? जादुई अंगूर के पूछने पर कोयल उसे सारी बात बताती है। तभी जादुई अंगूर उससे कहता है, मैं तुम्हें कुछ बीज देता हूँ, तुम उन्हें जाकर उनके आंगन में बो दो। इस बीज से उगने वाले जादुई अंगूर उनकी सारी मुसीबतों को हल कर देंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई अंगूर। कोयल उन बीजों को ले जाकर उनके आंगन में बो देती है।
अगले दिन जब शांति उठकर आंगन में आती है तो अपने आंगन में इतने सारे अंगूर उगे देखकर वह हैरान हो जाती है। हमारी आंगन में इतने सारे अंगूर कहाँ से आ गए? मैंने तो यहाँ पर कोई बीज भी नहीं बोए थे। उन अंगूरों को देखकर शांति उन्हें तोड़ने के लिए उसके पास जाती है। तभी उसे उन अंगूरों से आवाज आती है, आप हमें मत तोड़ो शांति काकी। अगर आपको अंगूर खाने हैं तो हम आपके लिए और अंगूर ले आएंगे। अरे ये तो बोलने वाले अंगूर है। कहीं यहाँ पर किसी ने कोई टोटका तो नहीं कर दिया जो रातों रात यहाँ पर यह बोलने वाले अंगूर उग गए? नहीं नहीं शांति काकी, आप डरो मत। कल जो कोयल आपके आंगन में आकर मधुर गीत गुनगुना रही थी, उसी कोयल ने आपके आंगन में हमें बोया है ताकि हम आपकी सभी परेशानियों को हल कर सकें। लेकिन तुम हमारी मुसीबतों को कैसे हल करोगे अंगूर बेटा? हम जादुई अंगूर हैं शांति काकी, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम अपने जादू से कुछ भी कर सकते हो तो कृपा करके मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दो। वह बहुत समय से बीमार है। ठीक है शांति काकी, हम अभी काका जी को बिल्कुल ठीक कर देंगे। जादुई अंगूर उछलते कूदते हुए उनकी झोपड़ी के अंदर जाते हैं और मंगत राम की सारी बीमारी ठीक कर देते हैं। अरे वाह, इन जादुई अंगूरों ने तो कमाल ही कर दिया। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई अंगूर। कोई बात नहीं काका जी, यह तो हमारा फर्ज था। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप दोनों यहाँ जंगल किनारे झोपड़ी बनाकर क्यों रह रहे हैं? जादुई अंगूर के पूछने पर मंगत राम उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर जादुई अंगूर को भी बहुत बुरा लगता है। अब जादुई अंगूर उन दोनों के लिए बहुत ही सुंदर घर बनाता है, जहां पर काम करने के लिए नौकर चाकर भी होते हैं। अपने लिए इतना सुंदर घर देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। अब वह दोनों जादुई अंगूर के साथ उस घर में रहते हैं और वे सभी वहां पर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कामिनी कल्याणी देवी की इकलौती बेटी थी। कल्याणी देवी शहर की सबसे अमीर औरतों में से एक थी, लेकिन कामिनी को एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है और वह कल्याणी देवी की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी कर लेती है। कामिनी और अमन एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अमन पढ़ने में काफी तेज था। वह पढ़ाई में कामिनी की मदद भी करता था। अमन देखो ना, इस सवाल का हल ही नहीं मिल रहा। यहाँ बैठो और देखो, इस सवाल का हल यहाँ है, मैंने बना लिया है। तुम इसे पढ़ लो और तो समझ में ना आए तो कॉपी घर ले जाकर अच्छे से पढ़ लेना। अमन का शांत और सरल स्वभाव कामिनी को बहुत अच्छा लगता था। अमन कितना अच्छा लड़का है ना, जी चाहता है कि हमेशा इसी से बातें करती रहूं। कामिनी हर वक्त अमन के साथ रहती। धीरे धीरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं अमन से कैसे मिलूंगी? मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकती। कहीं मुझे अमन से प्यार तो नहीं हो गया? कामिनी को एहसास हो जाता है कि वह अमन से प्यार कर बैठी है। कॉलेज के आखिरी दिन, अमन मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो कामिनी, क्या बात है? अमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये तुम क्या कह रही हो कामिनी? तुम तो जानते हो ना कि हमारे बीच अमीरी और गरीबी की कितनी गहरी खाई है। तुम्हारी माँ शहर की सबसे अमीर औरत है, करोड़ों का बिजनेस है उनका, और मेरे पापा मामूली से टैक्सी ड्राइवर है। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं आज ही माँ से हमारी शादी की बात करूंगी। जैसी तुम्हारी मर्जी। कामिनी उस दिन घर जाकर कल्याणी देवी को अमन के बारे में बताती है। क्या तुम एक टैक्सी ड्राइवर के बेटे से शादी करोगी? नहीं कामिनी, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। लेकिन माँ, मैं अमन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। दूसरे दिन कामिनी अमन को मिलने के लिए बुलाती है। अमन, माँ तो हमारी शादी के लिए राजी नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। चलो हम लोग मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। नहीं कामिनी, यह गलत है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। कामिनी, ऐसा कुछ मत करना। कामिनी की जिद के आगे अमन को झुकना पड़ता है और दोनों एक दिन शादी कर लेते हैं। शादी के बाद कामिनी अमन के साथ अपने घर आती है। अब यहाँ क्या करने आई हो? इस गरीब से शादी करके तुमने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। चली जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी माँ, लेकिन क्या आप हमें आशीर्वाद भी नहीं देंगी? कल्याणी देवी ने मुंह फेर लिया
और गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। चलो कामिनी, अपने घर चलते हैं। कामिनी अमन के साथ ससुराल आ जाती है। उसके ससुराल में सिर्फ एक ही कमरा था और एक छोटा सा बरामदा था। अमन की माँ कामिनी और अमन का स्वागत करती है। अमन के परिवार में उसकी माँ, उसके पिता और एक छोटी बहन नीतू रहते थे। नीतू बेटी, अपनी भाभी को कमरे में ले जा। नीतू कामिनी को कमरे में ले जाती है। वह देखती है कि उस कमरे में एक बेड भी नहीं था। जमीन पर ही गद्दा बिछा हुआ था जिस पर पूरा परिवार सोता था। नीतू गद्दे पर एक साफ चादर बिछा देती है। बैठो भाभी, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नीतू पानी लेने जाती है, तभी अमन कमरे में आता है। कामिनी, तुम्हें यहाँ बहुत अजीब लग रहा होगा ना? अब भी समय है, तुम अपना फैसला बदल सकती हो। कामिनी ने अमन के होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोली, मैंने तुमसे प्यार किया है अमन। तुम जिस हाल में रखोगे उस हाल में रह लूंगी। जिंदगी पैसों से नहीं, प्यार से चलती है। तभी नीतू कामिनी और अमन के लिए गुड़ और पानी लेकर आती है। भाभी ये लो, गुड़ खाकर पानी पी लो। कभी महंगे और स्वादिष्ट व्यंजन खाने वाली कामिनी आज गुड़ खाकर पानी पी रही थी। फिर भी वह बहुत खुश थी कि अमन उसका जीवन साथी बन गया है। शाम को अमन कहीं से एक टूटी फूटी चारपाई लेकर आता है और रात में अमन और कामिनी कमरे में सोते हैं और पूरा परिवार बाहर बरामदे में। माँ, पिताजी और नीतू को बाहर बरामदे में ठंड लग रही होगी, उन्हें भी अंदर बुला लेते हैं। नहीं, रहने दो। उस रात कामिनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन वह अपने सास, ससुर और ननद को भी उनके साथ एक कमरे में सोने के लिए कहने लगी। नहीं बहू, वह कमरा तेरा और अमन का है। नहीं माँ जी, वह कमरा हम सबका है। आज से हम सब अंदर सोएंगे। सुजाता कामिनी का अच्छा व्यवहार देखकर फूली नहीं समाई। लगता नहीं है कि तू इतने अमीर परिवार से आई है। माँ जी, अमीर और गरीब कुछ नहीं होता। इंसान पैसों से नहीं, अपने व्यवहार से अमीर होना चाहिए। शादी के कुछ दिन बीत गए। कामिनी ने घर का कामकाज संभाल लिया था। इधर अमन नौकरी की तलाश करने लगा। एक दिन कामिनी खाना बना रही थी, तभी उसकी माँ कल्याणी उसके ससुराल आती है। उनके हाथ में एक बड़ा सा डब्बा था। माँ को देखकर कामिनी ने कहा, अरे माँ, आपने मुझे माफ कर दिया। क्या करूं, माँ हूं ना, अपनी औलाद से कब तक नाराज रहूंगी। आज तेरा बर्थडे है, याद है? तू कितने धूमधाम से अपना बर्थडे मनाती थी, लेकिन यहाँ तो किसी को बर्थडे के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। अमन को तो याद भी नहीं होगा। देख, मैं तेरे लिए केक और गिफ्ट लाई हूँ। कल्याणी देवी की बातें कामिनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। यह तुम क्या कह रही हो माँ? यहाँ सबको मेरा बर्थडे पता है। सबने मुझे सुबह सुबह ही विश कर दिया और रमन तो केक लाने बाजार गए हैं। आते ही होंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें तो पता है मैं गंदी जगहों पर पानी नहीं पीती। तुम यह केक काटकर अपना जन्मदिन मना लेना। मैं चलती हूँ। अरे समधन जी, थोड़ी देर बैठिए, फिर चले जाइएगा। माना कि हम लोग गरीब हैं, लेकिन इतने भी गरीब नहीं कि घर आए मेहमान को चाय पानी भी ना पिला सके। मैं आपके लिए बाहर से बोतल वाले पानी मंगवा देती हूँ। नहीं नहीं, बस रहने दीजिए, मैं चलती हूँ। मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है। कल्याणी देवी घर से बाहर निकल रही थी, तभी अमन उन्हें दरवाजे पर मिल गया। कल्याणी देवी ने देखा कि अमन के हाथ में कागज का टुकड़ा था। अरे माँ जी, आप? तुम तो केक लाने गए थे ना? मैं कुछ समझा नहीं। लेकिन मैं सब समझ गई। कल्याणी देवी वहां से चली जाती है। अमन घर के अंदर आता है। कामिनी, आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? हाँ भैया, आज भाभी का बर्थडे है और भाभी ने हमें बताया भी नहीं। सॉरी कामिनी, मुझे याद ही नहीं था। कोई बात नहीं अमन, मेरा नया जन्म तो उस दिन हुआ था जिस दिन हमने शादी की थी। मेरी बहू बड़ी समझदार है। उस दिन नीतू खीर बनाती है और सब कामिनी का बर्थडे मनाते हैं। अमन दूसरे दिन भी नौकरी की तलाश में जाता है,
लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन अमन के पिता अरविंद का एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें उनकी मौत हो जाती है। एक्सीडेंट में कार भी बुरी तरह से टूट जाती है। अब कामिनी के ससुराल वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वे लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे थे। कल्याणी देवी को इस बात का पता चलता है तो वे कामिनी के घर आती हैं और अपने साथ खाने पीने का सामान भी लाती हैं। देखो कामिनी, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को नौकरी पर रख सकती हूँ। कामिनी खुश हो जाती है। सच माँ? हाँ, मेरा ड्राइवर कल से छुट्टी पर जा रहा है। अमन से कह दो कल से मेरी गाड़ी चलाए। महीने के 15,000 दूंगी। क्या आप अपने दामाद को अपना ड्राइवर बनाएंगी? उसके लायक यही काम ठीक है। तुम देख लो, मंजूर है तो ठीक, नहीं तो मैं चलती हूँ। तभी अमन वहां आ जाता है। मुझे मंजूर है सासू माँ। लेकिन अमन। कोई बात नहीं कामिनी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरे दिन से अमन कल्याणी देवी का ड्राइवर बन जाता है और उन्हें रोज ऑफिस छोड़ता, ऑफिस से घर ले आता। कल्याणी देवी अमन के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती। एक दिन की बात है, कल्याणी देवी अपने किसी क्लाइंट को पैसे देने जा रही थी। उनके हाथ में एक सूटकेस था जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए थे। कल्याणी देवी पैसों से भरा सूटकेस लेकर गाड़ी में बैठी और अमन गाड़ी चला रहा था, लेकिन शायद किसी को इसकी भनक लग गई थी। कुछ गुंडों ने कल्याणी देवी की गाड़ी घेर ली और कल्याणी देवी पर बंदूक तान दिया। ए बुढ़िया, चुपचाप सूटकेस मेरे हवाले कर दे, नहीं तो भेजा उड़ा दूंगा। तभी अचानक से अमन ने उन गुंडों पर हमला कर दिया। उसकी बंदूक दूर जा गिरी। अमन अकेला था और गुंडे काफी थे। अमन अकेला ही उनसे मुकाबला करने लगा। इसी बीच मौका पाकर कल्याणी देवी ने पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और गुंडों को पकड़ लिया। अमन लहूलुहान हो चुका था। कल्याणी देवी उसे अस्पताल लेकर गई और उसका इलाज करवाया। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि कल्याणी देवी पर उनके मैनेजर ने ही हमला करवाया था, जिसके बाद कल्याणी देवी ने अपने मैनेजर को नौकरी से निकालकर अमन को अपना मैनेजर रख लिया। उसे रहने के लिए बंगला भी दिया